हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले एक बार फिर से आपकी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा के लिए जो जीके जीएस का हम डेली का 7:30 बजे आपके लिए क्लास प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। तो साथियों, इस क्लास में टॉप 50 सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं साथियों। तो डेली हमारा शाम के 7 बजे 7:30 बजे क्लास चलता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डेली 7:30 बजे आप लोग जरूर क्लास को ज्वाइन करके देख लीजिएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर में सीधे सीधे आपके आरपीएफ की परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए हैं, टॉप 50 सवाल आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी किए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। तो देखिए, आज का प्रश्न पहला क्या दिया है, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। तो पहला ही प्रश्न एकदम इजी पूछा था, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। तो बताइए कहाँ पर है, आइजोल, गंगटोक, रायपुर या दिसपुर। तो अगर हम मिजोरम की राजधानी की बात करेंगे तो साथियों ये आइजोल में पड़ता है। कहाँ पे साथियों, आइजोल में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। सिक्किम का क्या होता है साथियों, गंगटोक होता है। तो सिक्किम किसका हो जाएगा, गंगटोक हो जाएगा। रायपुर किसका हो जाएगा साथियों, छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। उसके बाद दिसपुर सभी को पता होगा असम का होता है। तो ये सब आपके पेपर में सवाल पूछे जा रहे थे पिछले वर्षों में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया था साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है। तो इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो कि जायद की फसल नहीं है, सरसों, तरबूज, कद्दू या ककड़ी। तो अगर हम जायद फसल की बात करेंगे तो इनमें से एक नहीं है साथियों, सरसों नहीं है साथियों। तो ए ऑप्शन क्या बने जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सरसों किस फसल की है, ये तो ये रबी की फसल है। किसकी साथियों, रबी की फसल है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। तो साथियों, जो भारत का संविधान है भारत का क्या वर्णन करता है, क्वेसी फेडरेशन स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का संघ या आपका डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट्स। तो बताएंगे सभी लोग साथियों। तो भारत का संविधान भारत का वर्णन क्या करता है, तो याद रखिएगा राज्यों का संघ है। क्या है साथियों, राज्यों का संघ है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपके पेपर में पूछता होगा अनुच्छेद 1 में क्या मतलब वर्णन किया गया, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। आपको उम्मीद कर रहा हूँ हर एक सवाल काफ़ी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जिस भी सवाल का आपको जवाब आ रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाकर इसका पीडीएफ भी एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई। तो उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है, राज्यसभा, लोकसभा, न तो लोक सदन और न ही राज्यसभा या दोनों सदनों का। तो बताइए, उपराष्ट्रपति का एक सदस्य है तो सभी को पता होना चाहिए, तो न तो लोक सदन और न ही राज्य सभा का है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा मेरे भाई। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दबाव का सूत्र क्या है। तो साथियों, दबाव का सूत्र क्या है, मास बटे क्षेत्र, बल बटे क्षेत्र, बल बटे मास या बल बटे समय। तो बताएंगे सभी लोग दबाव का सूत्र क्या है। अगर हम दबाव की सूत्र की बात करेंगे तो सभी को पता होना ही चाहिए साथियों, बल बटे क्षेत्र होता है। क्या होता है मेरे भाई, बल बटे क्षेत्र होता है। तो बी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, दबाव का सूत्र बल बटे क्षेत्र होता है। फोर्स अपॉन एरिया होता है मेरे भाई, ध्यान रखना है। पी बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर एरिया होता है, सभी को पता होगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया गया था। तो मेरे भाई, किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष घोषित किया गया था, 2001, 2018, 2013 या 2009 को। तो बताएंगे सभी लोग साथियों किस वर्ष घोषित किया गया था। तो 2013 में साथियों। कब साथियों, 2013 में किया गया था। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो इस तरह से आपके पेपर में सारे सवाल पूछे जा रहे थे साथियों। आप जितने लोगों ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है जाकर फॉर्म भी अप्लाई कर दिए, क्योंकि साथियों अभी 14 मई लास्ट डेट है साथियों। इसके बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जाकर फॉर्म को फिलअप कीजिए, उसके बाद सिलेबस देखिए। आपको पता होना चाहिए आपके पेपर में 50 सवाल क्या रहेंगे, जीके जीएस के रहेंगे, 35 सवाल आपके रीजनिंग के रहेंगे, 35 सवाल आपके मैथ रहेंगे। इस तरह से 120 सवाल रहेंगे, 120 नंबर के। एक सवाल साथियों 1 नंबर के रहेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था। तो साथियों, राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या था, बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल।
तो अगर हम साथियों राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक की बात करेंगे तो उस समय उन लोग का गोल्डन ईगल था। कौन था साथियों? गोल्डन ईगल था। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा गुरुजी? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग बताएंगे साथियों, एक तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई एक तरल जैसा कि जल है द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वर्षा, वाष्पीकरण, उच्च बनाने की प्रक्रिया या संक्षेपण? तो बताएंगे सभी लोग उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे अगर जल द्वारा गैस से जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सभी को पता होना चाहिए साथियों, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या गुरुजी? वाष्पीकरण कहते हैं। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे सभी लोग, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो साथियों कार्बन की परमाणु संख्या पूछा आपसे, बताइए कितनी होती है? 6, 4, 5 या 3? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सभी लोग बताएंगे। सभी को पता होगा साथियों कार्बन की परमाणु संख्या तो 6 होती है। कितनी गुरुजी? 6 होती है। तो इस तरह से ए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 4 किसका होता है? बेरिलियम का होता है। किसका साथियों? 4 आपका बेरिलियम का होता है। अगर आपसे 5 का पूछ दे तो किसका होता है? बोरान का होता है। किसका मेरे भाई? बोरान का होता है 5। 3 किसका होता है? 3 आपका लिथियम का होता है। किसका साथियों? 3 आपका लिथियम होता है। 6 कार्बन का, 4 आपका बेरिलियम का, 5 आपका बोरान का और 3 किसका होता है? लिथियम का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। एक आपके पेपर में परमाणु संख्या तो पक्का आएगा ही आएगा, तो इसलिए आप पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लेंगे, कहीं से उठा के पूछ सकता है कि आपके पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा का नारा किसने दिया? तो बताइए साथियों, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, इसका नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो बताइए किसने दिया था? सभी को पता होना चाहिए, सो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आया था। तो ए ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सभी को पता होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये आया था। क्या साथियों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आया था। उसके बाद साथियों एक और नारा दिया गया था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, जय हिंद दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा आया था, जय हिंद दिल्ली चलो। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सभी को पता होने चाहिए, इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? भगत सिंह आदि ने लोकप्रिय बनाया था। हसरत मोहानी ने दिया था, लेकिन भगत सिंह ने आदि लोगों ने इसे लोकप्रिय बनाया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे सभी लोग साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इनमें से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा बनाया नहीं गया है साथियों? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला या पंचमहल? तो अगर हम साथियों इसमें से ऐसा स्मारक की बात करेंगे कि जो शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया है तो पंचमहल है। कौन साथियों? पंचमहल नहीं बनवाया गया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, अकबर ने बनवाया था। पंचमहल किसने बनवाया था साथियों? अकबर ने बनवाया था। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना है कि पंचमहल किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था साथियों, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे सभी लोग साथियों, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर तुरंत भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? इंदिरा गांधी, टीटी कृष्णमाचारी, लाल बहादुर शास्त्री या गुलजारी नंदा? तो अगर हम बात करेंगे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई उनके तुरंत बाद भारत के एक अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, वो साथियों गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे साथियों? गुलजारी लाल नंदा थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे सभी लोग साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम है? तो मेरे भाई भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला, जिसमें से कौन सी एक टीम है इनमें से? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज? तो साथियों सभी को पता होगा इंग्लैंड रहा होगा, तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 13 का साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड टीम से खेला था। 13 जुलाई 1974 को अपना प्रथम वनडे मैच इंग्लिश के खिलाफ खेला था साथियों। कब खेला था? 1974 में, आपको ध्यान रखना है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे साथियों, एनपीसीआई का विस्तार क्या है। तो साथियों एनपीसीआई का विस्तार क्या है, तो अगर हम एनपीसीआई का विस्तार की अगर हम बात करेंगे तो भारत का साथियों राष्ट्रीय भुगतान निगम है। क्या साथियों, भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। 14 का साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो कि भारत का राष्ट्रीय भुगतान नियम हो जाएगा, एनपीसीआई का विस्तार। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसी तरह साथियों आपके पेपर में सवाल बन रहे हैं, जो कि हम डेली का शाम को 7:30 बजे आप लोग क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों हर एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो साथियों इनमें से कौन एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है, नारंगी, नींबू, सिरका या इमली। तो गुरुजी इनमें से तो एसिटिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि काफ़ी अच्छा है, सिरका है गुरुजी। तो सी ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आपको पेपर में 50 सवाल जीके जीएस पूछा जाता है साथियों, समझ सकते हैं जीके जीएस जितने भी तैयारी किया मेरे भाई वो काफ़ी अच्छी तैयारी में हो जाएगा। उसका तैयारी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर जीके जीएस में पकड़ मजबूत बना लिया, समझ सकते हैं भाई एकदम पेपर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें आप पूरा पेपर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वारली लोक पेंटिंग भारत के किस राज्य में से है। तो साथियों जो वारली लोक पेंटिंग है भारत के किस राज्य से, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड या महाराष्ट्र। तो अगर हम बात करेंगे वारली लोक पेंटिंग की तो ये आपका है साथियों महाराष्ट्र राज्य से। कहाँ से साथियों, महाराष्ट्र राज्य से है। तो डी ऑप्शन क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरदार सरोवर बांध में स्थित है। तो बताइए सरदार जो सरोवर बांध है वो कहाँ पर स्थित है, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा या गुजरात। सभी लोग बताएंगे साथियों 17 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो सरदार सरोवर है सबसे पहले तो नर्मदा पे नदी पर स्थित है। कहाँ पे साथियों, नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य की हम बात करेंगे तो गुजरात राज्य। कौन सा साथियों, गुजरात राज्य में है। तो डी ऑप्शन क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपके पेपर में पूछता है, हीराकुंड बांध भी पूछता है। आप लोगों ने सुना होगा हीराकुंड बांध भी बहुत बार पूछता है पेपर में। तो बताइए ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे साथियों, उड़ीसा में स्थित है जो आपका हीराकुंड बांध है साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट। और ये किस नदी पर है, ये महानदी पे है। कहाँ पे साथियों, ये महानदी पे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध आपका गुजरात में है तो ये आपका नर्मदा नदी पे है। और एक हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा राज्य में, ये महानदी पे है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, मीथेन के लिए सूत्र क्या है। देख रहे तो इतना इजी सवाल आपके पेपर में पूछ रहा है। ये सारे सवाल आपका जो 10/1/2019 का पेपर हुआ था, 2019 का 10 तारीख 10 जनवरी 2019 में जो शिफ्ट सेकंड का, ये सारे सवाल हम करा रहे हैं। आपको पता होगा फर्स्ट और सेकंड दो ही शिफ्ट में आपका 2019 में सीवीटी में पेपर हो रहे थे। तो सेम टू सेम वही सवाल हम आज के इस क्लास में डिस्कस करें मेरे भाई। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा CH4 होता है। तो गुरुजी ऑप्शन ए पे ताला लॉक कर दिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो 18 का साथियों ए ऑप्शन क्या बना है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश, क्यूबा, भारत, जापान या रूस। 19 का राइट ऑप्शन बताएंगे। सभी को पता होना चाहिए साथियों कौन सा दुनिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस है साथियों। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा गुरुजी, बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। 19 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो मेरे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य ऐसा कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य, झारखंड, असम, महाराष्ट्र या बिहार। ये तो कोई मतलब सवाल छोड़ ही नहीं सकता है। तो गुरुजी बिहार है। तो डी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अभी आर्मी जीडी में 2011 की जो जनगणना के अनुसार से हर शिफ्ट में मेरे भाई 1-2 सवाल तो प्रत्येक शिफ्टों में सवाल कन्फर्म आ ही रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो सांची स्तूप तो गुरुजी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन बनेगा। क्या साथियों, और ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आप लोग हर एक सवाल का इस पेपर देखेंगे साथियों। 4 मीनार कहाँ पर स्थित है साथियों, आपके पेपर में पूछता 4 मीनार कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में आपका ये सब स्थित है 4 मीनार। सांची स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बताइए साथियों, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? रोइंग, शतरंज, टेनिस या गोल्फ? तो गुरुजी इतना इजी सवाल हमसे पूछेंगे, ग्रैंड स्लैम की बात करें साथियों, तो बताइए ग्रैंड स्लैम ये आपका सर जी आपका किससे होता है? मेरे भाई ये तो टेनिस होता है। गुरुजी सी ऑप्शन आपका क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्या दिया है सवाल साथियों? पौधे के अस्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बुआई, सिंचाई, जुताई या उर्वरक? तो बताइए क्या कहा जाता है? तो गुरुजी उर्वरक कहा जाता है। सभी को पता उर्वरक डालते हैं तो विकास, जो पौधे का विकास होता है उसमें काफ़ी अच्छे रूप में क्या होते हैं, उसकी मतलब वृद्धि होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, ब्राजील मुद्रा का नाम क्या है? तो मेरे भाई ब्राजील मुद्रा का नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे। ब्राजील मुद्रा का आपसे सवाल पूछ रहा है तो गुरुजी ब्राजीलियाई रियाल होता है। क्या साथियों? ब्राजीलियाई रियाल होता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 24 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या पूछा था आपके पेपर में। केन्या की राजधानी बताएंगे सब लोग। केन्या की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी, त्रिपोली, मसेरू या अस्ताना में? तो गुरुजी अगर हम केन्या की राजधानी की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पर पड़ता है? तो नैरोबी में। कहाँ पे साथियों? नैरोबी में है। तो ए ऑप्शन क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो साथियों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? आपके पेपर में साथियों 100% इस तरह का आपके सवाल एक पूछा जाएगा, तो आप लोग से जरूर पढ़ के जाइएगा साथियों। इस तरह से आपका मतलब कितना किलोमीटर है दूरी आपके पेपर में जरूर पूछा ही जाएगा साथियों। तो बताइए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो गुरुजी 3.84 इंटू 10 के पावर 5 किलोमीटर है। कितना साथियों? 3.84 इंटू 10 की पावर 5 किलोमीटर है। समझ सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दिया मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, तो बताएंगे सभी लोग पीटी उषा का उपनाम क्या है? तो बताइए सभी, पीटी उषा का उपनाम क्या है? पायोली एक्सप्रेस, फ्लाइंग महिला, दिनार या पुलिस? तो बताएंगे पीटी उषा का उपनाम क्या है साथियों? पीसा है। तो आप सभी को पता होगा पायोली एक्सप्रेस। क्या साथियों? पायोली एक्सप्रेस नाम है। तो ए ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो मेरे भाई किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या ऑस्ट्रेलिया में? तो सभी बताएंगे साथियों किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? तो गुरुजी आपका स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे गुरुजी? ऑस्ट्रेलिया में। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन पूछा साथियों। महाद्वीप की बात करें सर, जो कि ग्रेट विक्टोरिया जो रेगिस्तान स्थित है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया है सवाल। राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि? तो मेरे भाई राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है। क्यों उसे माना जाता है? तो इसलिए उसे माना जाता है कि सदन कभी भंग नहीं होता है। क्या साथियों? सदन कभी भंग नहीं होता है साथियों। तो इसलिए क्या है, राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है कि सदन कभी भंग नहीं होता है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे भाई आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये बी.आर. अम्बेडकर के नाम को जाना जाता है। किसी साथियों? बी.आर. अम्बेडकर। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? बी.आर. अम्बेडकर, जो कि आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो मेरे भाई तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1920, 1932, 1940 या 1947 में? तो याद रखेंगे आपका जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था मेरे भाई, ये किया गया था 1932 में। कब साथियों? 1932 में। तो इस सवाल का बी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बना है साथियों। 31 का बी ऑप्शन मेरे भाई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है,
जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो बताइए क्या हो जाते हैं? जिप्सम, क्वार्टज, मेटा या फेल्ड स्पार। तो बताएंगे कौन सा ऐसी सिलिकेट खनिज है जो कि एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी साथियों कौन सा? मेटा है। कौन है मेरे भाई? मेटा है। तो सी ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 साथियों, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो मेरे भाई नीति आयोग के सीईओ कौन है? डॉक्टर बीके पॉल, अमिताभ कांत, बीके शाश्वत या रमेश चंद्र। तो बताएंगे सभी लोग साथियों, नीति आयोग के सीईओ कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपके पेपर में नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो क्या होता है? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग, क्या साथियों? नेशनल ट्रांसफॉर्मिंग, याद रखेंगे, नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या साथियों? नेशनल फॉर होता है, नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो इस तरह से आपका नीति का फुल फॉर्म होता है साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे बेहद ही। नेशनल इंस्टीट्यूट साथियों, सॉरी इंस्टीट्यूट भी होता है, यहाँ पर बीच में आई तो भूल गए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। तो इस समय नीति आयोग के जो सीईओ मेरे भाई वो आपका अमिताभ कांत है। कौन मेरे भाई? अमिताभ कांत है। तो बी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इनमें से हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन है? चैंपियन, अलकैप, चरबा या माता। अगर हम हिमाचल प्रदेश की लोकप्रिय लोक नृत्य की बात करेंगे, इनमें से चरबा है। कौन सा साथियों? चरबा है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संघीय न्यायपालिका की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मेरे भाई भारत की जो संघीय न्यायालय की स्थापना वो किस वर्ष में की गई थी? 1947, 1937, 1935 या 1950 में? ये सभी लोग बताएंगे गुरुजी। तो आपका गुरुजी 1937 में किया गया था। कब साथियों? 1937 में किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या बन रहा है आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों, आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अभी से लगना पड़ेगा तैयारी में, क्योंकि साथियों समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। कभी भी एग्जाम की टाइम आ सकता है और हमें तो इसकी फिजिकल की भी तैयारी करना पड़ता है मेरे भाई। तो इसलिए अपने आप को एकदम प्रिपेयर किए, अच्छे से एकदम प्रिपेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं। तो मेरे भाई ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें कौन है? म्यूचुअल फंड, चिट कंपनियां, एनबीएफसी या आपका बीमा कंपनियां। तो कौन सी इनमें से? तो म्यूचुअल फंड है साथियों, जो कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम दोनों इसमें उपयोग की जाती है, शर्त इसमें रखा जाता है। तो म्यूचुअल फंड में, तो ए ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे भाई वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पंजाब, दिल्ली, गुजरात या बिहार में? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर साथियों? गुजरात में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 38 बताएंगे सभी लोग साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो बताएंगे सभी लोग, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। कौन कर सकता है ऐसा? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है मेरे भाई। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो इस सवाल का सी ऑप्शन क्या बन रहा है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सभी लोग बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 का आपका लास्ट 50 सवालों के बाद आपका स्कोर कितना बनेगा? प्लीज़ हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमें पता चलेगा आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। सोनार का विस्तार क्या है? चलिए बताइए, सोनार का विस्तार क्या है? क्या होता है सोनार का विस्तार? अगर हम सोनार का विस्तार की बात करेंगे तो याद रखिएगा साथियों, ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग। क्या साथियों? ध्वनि, नेविगेशन और रेंजिंग होता है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे सभी लोग, संविधान के अनुच्छेद 370, संविधान के अनुसार अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो बताएंगे सभी लोग करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्या साथियों? तो अनुच्छेद 370 के तहत तो इसमें J&K आता है। कौन साथियों? J&K आता है, इसका मतलब जम्मू और कश्मीर आता है। तो ए ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे, पर्थ स्टेडियम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?
तो मेरे भाई जो पर्थ स्टेडियम है वो किस देश में स्थित है? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड? जब भारत का मैच पर्थ स्टेडियम में होता है तो काफ़ी मतलब दिल का गौरव होता है साथियों कि मतलब पर्थ हो रहा है। पर्थ तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, मतलब क्या खतरनाक मैच होता है। पर्थ में अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हो भारत का तो मतलब काफ़ी कटाकटी का मैच होता है, सभी को पता होगा साथियों। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? तो मेरे भाई शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, इक्वालॉजी, समाजशास्त्र या एपिग्राफी? तो अगर हम शिलालेख के अध्ययन की बात करेंगे तो साथियों आपका कहा जाता है एपिग्राफी। क्या मेरे भाई? एपिग्राफी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका। शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है मेरे भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता? तो याद रखिए मुंबई में है। कहाँ पर गुरुजी? मुंबई में है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा साथियों। 43 का ए ऑप्शन जितने लोग दे रहे हैं मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बताइए साथियों पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या तेलंगाना? तो याद रखेंगे एमपी में है। कहाँ पे साथियों? एमपी में, इसका मतलब मध्य प्रदेश। तो बी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मेरे भाई। 44 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक आप पेपर में जिम कॉर्बेट भी पूछता है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, 1 नंबर आपके फ्री में देकर जाता है। ये हरदम पूछ देता है कि बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो सभी को पता होगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? तो बताइए इनमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन चुना जाता है? भारत के लोग सीधे, केंद्रीय मंत्रिमंडल, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव या संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा? तो बताएंगे सभी लोग। 45 का राइट ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद अच्छे से जवाब दीजिए। जो निर्वाचक मंडल और द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव है साथियों उसके तहत। तो सी ऑप्शन गुरुजी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है तो निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं? तो साथियों सीए भवानी देवी किस खेल से जुड़ी हैं? मुक्केबाजी, तलवारबाजी, कुश्ती या क्रिकेट? तो याद रखिएगा तलवारबाजी से। किससे मेरे भाई? तलवारबाजी से। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बना है साथियों। 46 का बी ऑप्शन जो कि सीए भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितने वर्षों के लिए होता है? इतना इजी सवाल आपके पेपर में पूछा था मेरे भाई, बताएंगे सब लोग। राज्यसभा के सदस्यों का कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? 1 साल, 5 साल, 6 साल या 4 साल का? ये तो गुरुजी हम तुरंत सवाल बताएंगे, 6 वर्षों का होता है। तो सी पे ऑप्शन पे ताला लॉक कर दीजिए गुरुजी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, 6 वर्ष का होता है उनका। जो आपका राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका 6 वर्ष तक रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। लोकसभा का कितने कार्यकाल है? राज्यसभा का आप लोगों ने तो बता दिया कि 6 वर्षों का होता है। अगर आपको पेपर में पूछा कि लोकसभा का कार्यकाल बताइए कितने वर्ष का होता है, तो याद रखेंगे लोकसभा 5 वर्षों का होता है मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोकसभा के कार्यकाल होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जो अनुच्छेद 80 है साथियों ने मेरे भाई, जो अनुच्छेद 80 के तहत साथियों क्या हुआ था? राज्यसभा का गठन किया गया था मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, लोसर त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? सीधे सीधे बताइए लोसर त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म से? तो अगर हम लोसर त्यौहार की बात करेंगे, ये तो साथियों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित। किसे? बौद्ध धर्म से। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है लोसर त्यौहार साथियों। कहाँ पर मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सीधे आपके पेपर में पूछेगा कि लोसर त्यौहार किस धर्म से मनाया जाता है, या आपका पूछेगा कहाँ पर मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। याद रखेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, काफ़ी बड़ा इजी, बहुत बड़ा सवाल है साथियों। बताएंगे वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश के और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते, उन्हें क्या कहा जाता है? तो साथियों सभी को पता होगा, वह प्रक्रिया जिसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। सभी को पता होगा प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण हो तो जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो मेरे भाई फोर्ब्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2018 सूची में कौन शीर्ष पर रहा? सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स, पीवी सिंधु या कैरोलिन वोजनियाकी? तो बताइए कौन शीर्ष पे रहा था? सभी को पता होगा सेरेना विलियम्स से कौन आगे जा सकता है? तो ए ऑप्शन गुरु आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50 का साथियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये रहा आपका 10 जनवरी 2019 का शिफ्ट सेकंड का पेपर, जो कि डेली हम 7:30 बजे आपका एक प्रीवियस ईयर का सवाल लगा रहे हैं और सुबह 8 बजे हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप लोग जरूर से जुड़ा कीजिए, आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होता है। तो ये इस क्लास में आप 50 सवाल करिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसका PDF आप जाकर टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा साथियों। ऐसे ही डेली क्लास प्रोवाइड आपको की जाएगी। अभी साथियों क्लास मतलब डायरेक्ट लाइव नहीं आ पा रहे, थोड़ा सी दिक्कत है। लाइव बस कुछ दिन में आने वाले एकदम बेहतरीन के साथ सभी आपका क्लास होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, GK GS होगा, तीनों। तो तैयार रहिएगा साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।